नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल जीएस स्टडी में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमेशा की तरह जिंदा दिल होंगे। साथियों आज का हमारा टॉपिक है 1892 का परिषद अधिनियम। 1892 का परिषद अधिनियम। साथियों ज़्यादा जानना ही सरल होता है, कम जानना ही कठिन होता है। तो अतः किसी भी चीज़ को ज़रा विस्तार से जानें, क्योंकि कहा गया है कि ज़्यादा जानना आसान होता है और कम जानना ही कठिन होता है। समझने का प्रयास करना है साथियों, और इसकी मुख्य बातें जो होगी उसका लिंक हमने PDF के माध्यम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए भारतीय संविधान से संबंधित सारे वीडियो को आप देख पाएँ, क्योंकि हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको आधारभूत जानकारियां भी हो जाए भारतीय संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था का। तो चलिए साथियों प्रारंभ करते हैं। साथियों जैसा कि 1892 का परिषद अधिनियम अभी पढ़ने वाले हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने 1861 का एक परिषद अधिनियम, जो कि परिषद श्रृंखला का पहला अधिनियम था, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त किया था हमने अपने पिछले वीडियो में, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो था उस वीडियो में। तो साथियों आज हम 1892 का जो अधिनियम है उसे 2 भागों में समझेंगे। पहला कि यह क्यों आया, इसी में कैसे कैसे आया और क्या लाया। तो साथियों जैसा कि 1861 के अधिनियम में कुछ खामियां थी। खामियां क्या थी? पहली खामियां, वायसराय गवर्नर जनरल की उपाधि प्रदान किया गया था, वायसराय कहा गया था गवर्नर जनरल को ही। वायसराय को सर्वशक्तिमान बनाया गया है। और दूसरी क्या थी? दूसरी यह थी साथ कि गैर सरकारी सदस्य ना तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, और चूंकि 1860 में बजट आया था, बजट का प्रावधान 1860 में आया था, तो उस पे ना तो चर्चा हो सकती है, किस पे? बजट पे। बहस भी नहीं हो सकती है, किस पे? बजट पे। तो इन सब कमियों, ये सब कमियां थी, इसका भी दूर करने का प्रयास किया गया 1892 के परिषद अधिनियम में। तथा अब इसके हम थोड़ा सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण पे आते हैं। हुआ यूं कि 1857 की विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहा था, और 1877 में अकाल पड़ा था। 1877 में भारत में अकाल पड़ा था, जिससे भूखमरी की समस्या आई थी, जिसकी अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक असंतोष उग्र रूप में फैलने लगा। तथा एक विधेयक आया था जिसको हम क्या बोलते हैं? इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक। इस विधेयक में क्या था? यह विधेयक सिविल सेवा से संबंधित था। और इस विधेयक के पहले क्या होता था कि अंग्रेज, जो यूरोपियन अंग्रेजी अधिकारी थे, वो भारतीय अधिकारियों को घृणित नजर से देखते थे। तो इस अधिनियम में ऐसा एक प्रावधान लाया गया इल्बर्ट विधेयक में कि हीन भावना से जो देखते हैं ब्रिटिश अधिकारी, वो न देखेंगे। कम करने का प्रयास किया गया। देखना तो बंद नहीं हुआ साथियों, लेकिन कम करने का प्रयास किया गया। तो इस विधेयक के खिलाफ यूरोपियन, इस विधेयक के खिलाफ हो गए यूरोपियन, इस विधेयक के खिलाफ अंग्रेज हो गए, उनको इसके खिलाफ में मतभेद अपना प्रकट करने लगे। तो ये भी आंदोलन को उग्र करने में एक सहायक का काम किया, जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। और क्या हुआ हम जानते हैं साथियों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसके बारे में, इसका वर्णन हमने अपने पिछले वीडियो में किया था, जिसका स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो साथियों जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, तो ये परिषद के कार्यों पर थोड़ा नजर डालने लगा। जैसे कि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई। मुख्य रूप से 2 मांगे रखी गई थी। पहली मांग यह थी
कि जो परिषद है, दो प्रकार की परिषद थी, एक केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद, तो दोनों में थोड़ा पारदर्शिता लाया जाए। और दूसरा मांग क्या था? दूसरा मांग था कि मताधिकार प्रणाली अपनाया जाए। दूसरा क्या था? मताधिकार प्रणाली अपनाया जाए। और पहला कि परिषद के कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए। तो साथियों, अब चूंकि इन सब परिस्थितियों में कौन सा अधिनियम आ रहा है? 1892 का परिषद अधिनियम। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो प्रोविजंस इन सब के बारे में होगा ही। तो उसमें से कांग्रेस की जो मांग थी, तो सबसे पहली मांग मानी गई क्या? तो इसकी प्रथम विशेषता क्या थी कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, निर्वाचन पद्धति आया, निर्वाचन पद्धति आया। हालांकि गौर करने वाली बात है कि निर्वाचन पद्धति तो आया, लेकिन निर्वाचन शब्द का जिक्र नहीं था। निर्वाचन शब्द का जिक्र नहीं था। तो जिक्र क्या था? जिक्र था मनोनीत का। जिक्र क्या था कि पाचन प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से होगा और सदस्य कैसे आएंगे? तो मनोनीत होकर के आएंगे या किसी निश्चित निकाय के द्वारा नामांकित होकर के आएंगे। तो मूल रूप से कहें तो मनोनीत का अर्थ ही होता है ये किसी निश्चित निकाय के द्वारा नामांकित सदस्य, वो क्या कहलाते हैं? मनोनीत कहलाते हैं। तो निर्वाचन 1892 के परिषद अधिनियम में सबसे प्रमुख बातें क्या थी? पहली कि निर्वाचन पद्धति तो आई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आई और मनोनीत के रूप में आई। एवं दूसरा क्या था? विधान परिषद के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। किस तरीके से बढ़ाया गया जो देखते हैं। दो प्रकार से बढ़ाया गया। किस प्रकार से? दो प्रकार से बढ़ाया गया। पहला प्रकार क्या था? पहला प्रकार यह था कि पहले हमने देखा था क्या कि 1860 में जो बजट आया था उसमें विचार प्रकट करने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें अधिकार दिया गया। दूसरा में क्या दिया गया कि विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। किसमें? बजट में। और क्या किया गया? और क्या किया गया कि सामाजिक हित, मतलब सामाजिक मुद्दे से जुड़े मामले पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। और भी कैसे दिया गया? 6 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। पूछने के पहले पूछना है, अगर आज सवाल तो 6 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। तो 6 दिन पहले पूर्व सूचना के बाद सदस्य सवाल पूछ सकते थे, वो भी किसी सामाजिक मामले पर, सार्वजनिक हित पर। तो साथियों, इस अधिनियम की मुख्य बातें कौन कौन थी? सबसे पहले निर्वाचन पद्धति जो मनोनीत या प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में आई। और दूसरा क्या कि इसमें बजट जो आया था 1860 में, उसमें उस समय चर्चा करने का प्रावधान नहीं था। तो इसमें क्या किया कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और एक प्रावधान इसमें क्या आया कि सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन तक, मतलब 6 दिन पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, 6 दिन पहले लिखित देना पड़ेगा, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। और इसकी एक मुख्य बातें थी कि इसने परिषद का विस्तार किया था। इसमें भी हम जानते हैं कि 1861 का जो अधिनियम था, समझना है साथियों, 1861 का जो अधिनियम था उसमें कितने सदस्य होते थे? 6 और 12, 6 से 12। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। और क्या किया गया? 10 से 16 किया गया। मिनिमम 10 और अधिकतम 16 हो सकते थे। यही 3 इसकी प्रमुख बातें हैं साथियों। आशा करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके अच्छे से थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, इसके नेक्स्ट में आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। साथियों, मार्ले कौन था? मार्ले था इंग्लैंड में बैठा हुआ भारत का राज्य सचिव। मार्ले था इंग्लैंड में बैठा हुआ भारत का राज्य सचिव। और मिंटो कौन था? तो मिंटो उस समय तत्कालीन यहाँ का वायसराय था। इसीलिए इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, इस एक्ट की प्रमुख बातें क्या थी कि अभी हमने देखा, बस एक दूसरे से इंटरलिंक करना है, तब याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले सदस्यों की संख्या पे आते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय जो परिषद थी, केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या क्या किया गया? इसमें और बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। अभी हमने 1892 का अधिनियम पढ़ा था, उसमें क्या किया गया था? तो 12 से
क्या किया गया था, 10 से 16 किया गया था। और इसमें क्या किया गया, 16 से 60 बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। तो सबसे पहली विशेषता की क्या थी कि केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय परिषद जो था, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि केंद्रीय परिषद जो था उसमें सरकारी बहुमत बना रहा, और प्रांतीय परिषद था उसमें क्या किया गया, तो गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को बरकरार रखा गया। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि केंद्रीय परिषद में तो वो सरकारी सदस्यों की बहुमत था ही था। अब अगले इसमें क्या था, इसके अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। इस प्रकार सबसे पहला वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि विधि से संबंधित थे, विधि सदस्य थे। और इसका अगला क्या था साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, केवल समझना है, याद नहीं करना है। तो क्या था कि इसने एक पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई, जो कि जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि के आधार पर एक पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए, जमींदारों के लिए, चाय बागान मालिकों के लिए इत्यादि के लिए एक अलग यूनिसेक्ट को भारत का सर्वनाश करने वाला कहा था, भारत का सर्वस्व नाश करने वाला कहा था। और इसीलिए मिंटो जो था, मिंटो को कहा जाता है कि ये क्या सोचता था कि भारत में चूंकि आंदोलन उग्र रूप ले रहा था, अंग्रेजी और दिखा भी दिया था 1857 के क्रांति में, तो इससे अंग्रेज को डर लगने लगा था। और इन लोगों ने सोचा कि वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सबको आपस में बांटो। और इस प्रकार पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के घातक सिद्धांत का प्रयोग हुआ। इन्हें भारत को धर्म, जाति और वर्ग के नाम पर बांटने का कार्य किया, जिसका कहीं ना कहीं विभाजन से भी संबंध रहा है, क्योंकि एक नींव पड़ी है ये। और इसकी एक मुख्य बातें क्या थी कि हमने 1892 वाले अधिनियम में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 92 वाले अधिनियम में यह पढ़ा था साथियों कि इसमें जो बजट था, बजट पे 1861 में तो बहस नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें प्रावधान आया कि आप सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, बहस का प्रावधान किया गया कि आप बहस पर चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा क्या किया गया कि अगर सार्वजनिक हित का काम है तो 1892 में क्या था कि 6 दिन पहले से आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा कि हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो वो जो था उसको खत्म किया गया, और सीधे तौर पर क्या कहा गया कि अगर सार्वजनिक हित का कार्य है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और यदि कोई टॉपिक आपको ऐसा होगा जिस समझ में नहीं आया होगा तो कृपया कमेंट में हमें अवश्य लिखें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, डिस्क्रिप्शन में हमने PDF के माध्यम से लिंक प्रोवाइड किया है, कृपया उसे डाउनलोड कर लें और एक बार रिवाइज करें। और यदि उसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आती है तो कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद साथियों।